गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। फोकस टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन shear force, comma bending moment and loading rate। ठीक है, तीन चीजें हैं। तीन चीजों के बीच में हमको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है एंड लोडिंग रेट है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने एसएफडी बीएमडी का क्लास लिया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको सॉल्व करवाई थी। तो लेट सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और बी का, ठीक है, सपोर्ट ए सपोर्ट बी, जिसकी लेंथ है L। लेंथ कितना है L। इस पर लग रही है पूरे बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL इज एक्टिंग। क्या एक्ट कर रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? W किलो न्यूटन पर मीटर। इतने का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, इसका आपने एसएफडी एंड बीएमडी प्लॉट कर लिया है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये जैसे L लेंथ का मेंबर है तो इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ C। तो A B C, सपोर्ट A सपोर्ट B और सेंटर C। तो इसका एसएफडी बीएमडी जो आपने प्लॉट किया था वो कैसे प्लॉट किया था, देखिए जो शियर फोर्स वेरिएशन थी वो थी लीनियर। ठीक है, लीनियर, और इस तरह से वेरी कर रही थी, एकदम स्ट्रेट लाइन। सेंटर पे जीरो हो जा रहा था, सेंटर पे शियर फोर्स हो रहा था जीरो। इधर था पॉजिटिव में, इधर था नेगेटिव में। मैग्नीट्यूड थी WL/2 प्लस माइनस WL/2, मतलब यहां पर भी WL/2, इधर प्लस WL/2 इधर माइनस WL/2, और सेंटर पे शियर फोर्स की वैल्यू हो रही थी जीरो। नेक्स्ट, जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने प्लॉट किया था वो था पैराबोलिक वेरिएशन, और पूरे मेंबर के ऊपर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट थी। ठीक है, और जहां पर शियर फोर्स जीरो है जिस सेक्शन पे, और वो सेक्शन क्या है? सेंटर वाला सेक्शन, वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखने को मिला, BM मैक्स, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी? WL²/8, है ना। और पूरे मेंबर पे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग नेचर का। ये पैराबोलिक है, 2 डिग्री कर्व, और ये शियर फोर्स डायग्राम लीनियर। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब इसी वाले डायग्राम को यूज करके, इसी कंडीशंस को यूज करके हम क्या करेंगे? हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड लोडिंग रेट। कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे दो सेक्शन आपको दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग यू 2 सेक्शंस। लेट्स सपोज जैसे हम A to B कैलकुलेशन अपना करते हैं, तो मैं यहां पर जैसे A to B की तरफ चल रहा हूं, तो A से सम डिस्टेंस x1 पे हमने एक सेक्शन डिसाइड किया जिसको मैं बोलता हूं x1 सेक्शन। ये एक सेक्शन। अब इमेजिन करो x1 से जस्ट थोड़ा ही आगे, x1 से जो x1 सेक्शन जहां पर है, यहां पर x1 सेक्शन है मान लीजिए, यहां से जस्ट थोड़ा ही आगे, जस्ट थोड़ा आगे कहने का मतलब है dx लेंथ आगे, डिफरेंशियल लेंथ आगे, dx लेंथ आगे आपने और एक सेक्शन कंसीडर किया x2। ये x1 हो गया, और ये हमने कंसीडर कर लिया मेंबर का और एक सेक्शन x2, जस्ट थोड़ा ही लेंथ आगे। सॉरी, ये x1, ये x2, जस्ट थोड़ा ही लेंथ आगे, इसलिए बहुत छोटा सा लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ है, इसलिए मैं उसको dx लिखता हूं। तो कोई भी चीज बहुत छोटा लिखना हो ना, बहुत छोटे क्वांटिटी में,
तो उसके साथ आप डिफरेंशियल लगा सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो आप इस चीज को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। कोई भी चीज का एकदम छोटा लिखना है, जैसे लेंथ है, एक बहुत बड़ा लेंथ है, अब आपको एक छोटा सा लेंथ लिखना है, तो आप इस छोटे से लेंथ को dl लिख सकते हो। मान लीजिए पूरे मेंबर का लेंथ है पूरे मेंबर का लेंथ है l, तो इस छोटे से लेंथ को आप dl लिख सकते हैं, डिफरेंशियल लेंथ, स्मॉल लेंथ। क्लियर? तो ये सेक्शन आपको समझ में आ रहा है, जो सेक्शन हम कट करेंगे, ठीक है, x1 x1 x2 x2। तो x1 x1 सेक्शन को सपोर्ट ए से एट सम डिस्टेंस x1 हमने कंसीडर किया, x2 x2 सेक्शन को फ्रॉम सपोर्ट ए एट सम डिस्टेंस x2 हमने कंसीडर किया है, ठीक है। मैं आपको कट सेक्शन दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखो। फिर यहाँ पे मैंने एक सेक्शन और एक कट कर लिया, जिसको मैं कह रहा हूं x2 x2, ठीक है। ये आपका x1 x1 है, दो सेक्शन x1 x1 x2 x2। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और इनका लेंथ कितना है? डिफरेंशियल लेंथ है, dx लेंथ का सेक्शन है ये, dx। क्लियर है? चीजें एस्टेब्लिश हो गई। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है, क्या है, ये जो सेक्शंस हमने कंसीडर किया है x1 x1 और x2 x2, ये देखो सेंटर के एक तरफ है, सेंटर के एक ही तरफ है ना। सेंटर के किस साइड में? लेफ्ट साइड में ही है। दोनों सेक्शन पूरा, मतलब जो पोर्शन हमने कंसीडर किया मेंबर का, जो dx लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन जो हमने मेंबर का कंसीडर किया, वो सेक्शन के लेफ्ट में कंसीडर किया। तो यहाँ पे मैंने सेंटर के लेफ्ट में कंसीडर किया, तो यहाँ पे मैंने सेंटर के लेफ्ट में जैसे कंसीडर किया, आप सेंटर से राइट में भी कंसीडर कर सकते हो, कोई बात नहीं। डेरिवेशन जो करेंगे उसमें रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सेंटर के लेफ्ट में कंसीडर किया, वो एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ मेंबर, और स्मॉल एलिमेंट कितना है? dx लेंथ का एलिमेंट। क्लियर है? तो उस एलिमेंट को कट करके बाहर निकालता हूं, तो उस एलिमेंट को मैं कट करके बाहर निकालूंगा। तो देखो, ये तो लाइन डायग्राम है, ये तो आपका स्ट्रक्चर का लाइन डायग्राम है। अब मैं इसका एक थोड़ा 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाता हूं। अगर इस एलिमेंट को कट करके बाहर निकालूं, तो जो बीम है, बीम का हिस्सा मान लीजिए ऐसा था, ये ऐसा। एक मिनट यार, डस्टर किधर गई हमारी? चलो डस्ट, अच्छा हाथ में ही है होता है रे भाई, होता है, ठीक है। तो जब पढ़ाने पे दिमाग रहता है ना, तो एकदम हाई रेट पे चलता है, समझ में नहीं आता है कौन चीज किधर है। तो देखो, ये बीम का वो dx लेंथ का हिस्सा मैंने कट करके निकाल लिया। ये आपका dx लेंथ है, बीम का dx लेंथ है। इसके ऊपर लग रही है UDL, और उस UDL का मैग्नीट्यूड कितना? W किलो न्यूटन पर मीटर, इतने मैग्नीट्यूड का। ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये है x1 x1, यही है। ये जो सेक्शन है, ये है x1 x1। ये जो सेक्शन है, दिस इज योर x2 x2 सेक्शन, x2 x2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब हमें ना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट शो करना है इन सेक्शन के ऊपर। तो हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ये मेंबर का एक एलिमेंट है, dx लेंथ का एलिमेंट है। इस एलिमेंट के ऊपर लेट अस कंसीडर पॉजिटिव नेचर ऑफ शियर फोर्सेस एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट है आपका, आपने समझ गया एलिमेंट। यहां से कट करके उसी को मैंने शो कर दिया, x1 x1 सेक्शन, x2 x2 सेक्शन, dx लेंथ का एलिमेंट, और इस पे UDL लोडिंग लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का। अब समझिए एक चीज, अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव शियर फोर्स कंसीडर करना है, और इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो बगल में आप डायग्राम इसको बनाएंगे, इसके नीचे आप लिखना चालू करिए, जो मैं यहाँ साइड में लिखूंगा। लेट अस कंसीडर, let us consider positive shear force and bending moment
ऑन दी एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने तो बोल दिया कि पॉजिटिव शियर फोर्स एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करना है। साइन कन्वेंशन आपको बता रखा है। पहला पॉजिटिव शियर फोर्स, पॉजिटिव शियर फोर्स कैसे शो करोगे? जो कपल शो करोगे कैसे शो करोगे? ऐसा, लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तब जाके आपको रोटेशन मिलेगा क्लॉकवाइज। तो ये आपका पॉजिटिव शियर फोर्स, क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ गए? तो हमें इस एलिमेंट के ऊपर, मानिए कि ये वही एक छोटा सा सेक्शन है, क्योंकि ये लेंथ dx बहुत छोटा है ना, तो समझिए वो सेक्शन ही है। तो सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे, तब हमको क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, जो कि होगा मेरा पॉजिटिव शियर फोर्स। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, माइक से हो रहा है। तब हमको मिलेगा पॉजिटिव शियर फोर्स। तो उठा के चिपका दीजिए यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड, ये देखो ये आपका वो सेक्शन है, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। तो यहां पे ऊपर एरो दिखाऊंगा मैं शियर फोर्स का ऐसा, और इस तरफ नीचे एरो दिखाऊंगा शियर फोर्स का ऐसा। तब देखो क्लॉकवाइज रोटेशन इस एलिमेंट का होगा, तो मतलब इस एलिमेंट के ऊपर जो शियर फोर्स है वो होगा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना कितना लेंगे, ये चीज चेक करने के लिए आपको देखना होगा शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन। जो एसएफडी है शियर फोर्स डायग्राम, इसको देखिए, शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा है मेंबर के ऊपर। इसलिए मैंने आपको पहले सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल का एसएफडी और बीएमडी बनवाना सिखाया था, यही कारण था एक। आप देखिए x1 सेक्शन पे शियर फोर्स का वैल्यू अगर S1 है, अगर इस वैल्यू को मैं कहूं S1 वैल्यू है शियर फोर्स का, x2 सेक्शन पे शियर फोर्स का वैल्यू है S2, और S1 इज नॉट इक्वल टू S2। चेक करो, क्योंकि वेरिएशन लीनियर है, मतलब वहां पे कुछ और वैल्यू है x1 सेक्शन पे, और x2 सेक्शन पे कुछ और वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। कांस्टेंट अगर होता ऐसा, इस तरह का अगर वेरिएशन होता रेक्टेंगुलर, तब आप कह सकते थे यहां पर भी सेम, इस सेक्शन पे भी सेम, लेकिन यहां पे रेक्टेंगुलर वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो शियर फोर्स का वैल्यू दोनों सेक्शन पे सेम नहीं है। समझ गए बात को? तो हम मैग्नीट्यूड कितना कितना लेंगे, यहां पे देखो, अगर शियर फोर्स में लिखूंगा S, लेट सपोज जो भी शियर फोर्स है उसका मैंने लिखा S अमाउंट का शियर फोर्स है, तो इधर कुछ ना कुछ वैल्यू अलग है, तो S प्लस ds। डिफरेंशियल लेंथ में कितना बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही शियर फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा, तो S प्लस ds चेंज। अब बोलोगे यहाँ पे कंफ्यूजन डायग्राम देख के, सर यहाँ पे वेरिएशन देखिए, S1 पे ज्यादा है, S2 पे कम है, तो यहाँ x1 पे ज्यादा होना चाहिए, x2 पे कम वैल्यू होना चाहिए, तो आपने प्लस क्यों लिख दिया? बच्चे ये प्लस से कोई मतलब नहीं है। मान लो ये ds जो है इसका नेचर नेगेटिव है, लेट अस अज्यूम, सारा कुछ तो एजम्पशन पे चल रहा है, तो लेट अस अज्यूम द नेचर ऑफ ds इज नेगेटिव। तो अगर ds का नेचर हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या ये s माइनस ds नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, वही चीज है। ठीक है, तो ये हमने शियर फोर्स एलिमेंट पे दिखा दिया, पॉजिटिव नेचर का, क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, पॉजिटिव शियर फोर्स है। नाउ सेकंड, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब है, ये मान लो छोटा सा एलिमेंट है, ऐसा ऐसा, जो लेफ्ट साइड है उस पे क्लॉकवाइज, राइट साइड से एंटी क्लॉक। ठीक है, तब जाके होगा इस तरह से बेंडिंग मेंबर का, जिसके कारण टॉप फाइबर में चला जाएगा कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में आ जाएगी टेंशन, जो कि आपकी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम सैगिंग मोमेंट भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये चिपका दीजिए यहां पे। तो x1 पे ऐसा, x2 पे ऐसा, एलिमेंट पे शो कर देंगे हम बेंडिंग मोमेंट। देखिए
कर पाएंगे? बिल्कुल। अब लेट्स सपोज इसकी मैग्नीट्यूड है m, इसकी मैग्नीट्यूड है m, तो इस वाले की मैग्नीट्यूड कितना होगी? m प्लस डी एम, m प्लस डी एम। अब फिर कंफ्यूजन, सर m प्लस डी एम कैसे हो गया? BMD का वेरिएशन देखो, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखो, स्पैन के ऊपर अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो x1 पे अगर बेंडिंग मोमेंट इतना है तो x2 पर इतना है, तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन चेंज है, मतलब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अलग अलग है दोनों सेक्शन पे। तो m और उधर m प्लस डी एम, तो ये हो गया आपका एलिमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे फोर्स बैलेंस इक्वेशन। दो इक्वेशन लिखेंगे, क्या? एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमको फोर्सेस दिख रहे हैं, ये शियर फोर्स S प्लस ds, ये UDL जो है, ये सारा किस डायरेक्शन में है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, तो इसको लिखेंगे। मोमेंट इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम या फिर x1 सेक्शन के अबाउट लिखेंगे, या फिर x2 सेक्शन के अबाउट लिखिए, किसी भी सेक्शन के अबाउट लिखिए, कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा आपको सेम। क्लियर है? तो इतना नोट करिए, इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं छपा छपाई हो गया होगा। अब हम लिखेंगे इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज करता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाऊं पिया के नगरिया हो। फोर्स बैलेंस इक्वेशन, फोर्स बैलेंस इक्वेशन कौन सा डायरेक्शन में? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ यहां पे दो डायरेक्शन का फोर्स है, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। लेट्स सपोज जितने भी फोर्सेस नीचे से ऊपर है उनको मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, और जो ऊपर से नीचे है उनको नेगेटिव कंसीडर करता हूं। तो S ये वाला देखो, ऊपर पॉजिटिव प्लस S, ये नेगेटिव में है S प्लस ds, तो माइनस S प्लस ds। UDL नेगेटिव है, मतलब नीचे लग रहा है, ऊपर से नीचे, तो उस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर रखा है। तो माइनस कितना? टोटल फोर्स कितना? ट्रांसवर्स फोर्स UDL के कारण W इंटू dx मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑन दिस मेंबर। फोर्स बैलेंस इक्वेशन हो गया। सिंप्लीफाई करिए, S माइनस ds माइनस W dx इक्वल टू 0। ये SS खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, बचा क्या? माइनस ds इक्वल टू W इंटू dx। तो यहां से ds अपॉन dx इक्वल टू माइनस W आ सकता है, और थोड़ा अरेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं ds अपॉन dx इक्वल टू W, और इसके आगे लगा दीजिए माइनस। दोनों सेम चीज है, लिखा जा सकता है। तो ये दिस इज योर इक्वेशन 1। फोर्स बैलेंस इक्वेशन से हमें एक रिजल्ट मिला, ds अपॉन dx इक्वल टू माइनस W। अब ये क्या है? इस रिजल्ट का मतलब क्या है? ds अपॉन dx इक्वल टू माइनस W, या फिर माइनस ds अपॉन dx इक्वल टू W। व्हाट डज दिस मीन? ये क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब ये है एट ए सेक्शन, ये सब बात हो रही है एट ए सेक्शन पे। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम ds अपॉन dx मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोडिंग रेट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगर आपको SFD का स्लोप देखना है, SFD का स्लोप देखना है, तो आप लोडिंग रेट को देखिए। अगर वहां पे लोडिंग रेट प्रेजेंट है उस सेक्शन पे,
देन आपको शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे इस वाले एसएफडी के केस में शियर फोर्स डायग्राम में लोडिंग, यहाँ पर लोडिंग रेट प्रेजेंट है, इसलिए हमको एसएफडी का स्लोप मिल रहा है। लेकिन जब हमने पॉइंट लोड के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया था, वहां पे ऐसा था, पॉइंट लोड के करस्पॉन्डिंग एकदम रेक्टेंगल सॉल्व होके आ रही थी इस तरह की। इसका कोई स्लोप नहीं है। क्यों? जो मेंबर थी ऐसी थी और यहां पे पॉइंट लोड था। तो मान लो इस सेक्शन पे अगर बात करूं, ठीक है, यहाँ पे कोई लोडिंग रेट है क्या, कोई यूडीएल है क्या? नहीं है। तो स्लोप, शियर फोर्स डायग्राम का कोई स्लोप मिला? नहीं मिला। स्लोप इज 0। इस इक्वेशन का ये मतलब है। समझ में आ रहा बात? क्या मतलब है? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोडिंग रेट। अब ये माइनस का क्या मतलब है? माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू का मतलब है कि लोडिंग ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ये आप समझ के रखिएगा, अंदर ही अंदर लॉजिक। माइनस साइन का मतलब है कि लोडिंग ऊपर से नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड लोडिंग है। इस माइनस साइन का मतलब है डाउनवर्ड लोडिंग। या फिर इस वाले इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, जो दूसरा फॉर्म में लिखा, कि नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन। मैं ये स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अच्छे से इसको लिखिए। स्टेटमेंट इसका क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट ए सेक्शन is equal to loading rate at that section। ठीक है, स्टार पॉइंट लगा दो, लिखो जो लोडिंग रेट है उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। लोडिंग रेट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, अप टू डाउन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है तो ये भी लिख लो, अप टू डाउन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग रेट। देखिए यूडीएल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव स्लोप ऑफ shear force diagram at a section is equal to loading rate at that section। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए, ये लिखिए, फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखिए, कंप्लीट करिए, छापिए। फिर लिखेंगे मोमेंट, मोमेंट बैलेंस इक्वेशन। कैसे जाऊं पिया के नगरिया हो। उम्मीद करता हूं पाउच करके छाप लिया होगा, मिटा दिया। बहुत समय तक मैं नहीं रखता चीजों को, जब लिखने के लिए बोलूं पाउच करके लिख लिया कीजिए। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही होता है भाई, अच्छे से मजे में मगन रह के पढ़ो, लगन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, फोड़ फाड़ देंगे सारा एग्जाम। नॉट टू वरी, वी आर ऑन बोर्ड नाउ। चलो यार, सेकेंड इक्वेशन, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये कौन सा लगा रहे हैं? इस मेंबर पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फोर्स बैलेंस इक्वेशन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन,
ये जो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे इस पूरे एलिमेंट के लिए, दैट इज आल्सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फोर्सेस है ही नहीं, तो लिखेंगे क्या? समझ रहे हो चीजों को, इसलिए वो नहीं लिखा। तो बाकी जो दो इक्वेशन थे उसको अप्लाई करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, गईला जब से अवे बढ़िया दो, कहां लगाएंगे आप? या फिर x1 पे लिख सकते हैं या फिर x2 पे लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस क्या करना है, इस एलिमेंट के ऊपर, लेट्स सपोज मैं x2 के अबाउट लिख रहा हूं, तो समेशन ऑफ mz अबाउट x2 सेक्शन must be equal to 0 for this element। ये हो गया मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब इसको लिखेंगे, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखते वक्त मैंने आप सभी को बता रखा है, सैगिंग हॉगिंग वगैरह कुछ नहीं देखना है, बस जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, जिस सेक्शन के अबाउट लिख रहे हो, पॉइंट तो नहीं सेक्शन, जिस सेक्शन के अबाउट लिख रहे हैं उस सेक्शन के अबाउट जितने भी फोर्सेस वगैरह हैं उनके कारण जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उनको एक तरफ, एंटी क्लॉक को एक तरफ। तो मान लो इधर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉक को नेगेटिव। क्यों? अगर एक तरफ क्लॉकवाइज लिखूंगा तो इक्वल टू में एंटी क्लॉक लिखूंगा, तो इक्वल टू के एक तरफ लाऊंगा जब, तो एंटी क्लॉक में माइनस अपने आप हो जाएगा। समझा? ठीक, तो लिखते हैं, लिखेंगे। पहले देखो ये जो मूवमेंट है m, ये अपने आप में पहले से ही क्लॉकवाइज में, तो m, हाँ ये वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज में, तो m। अब देखो ये जो s शियर फोर्स यहाँ पे जो s लग रहा है, इसके कारण x2 सेक्शन के बाद मूवमेंट कैसा, s इंटू dx का क्लॉकवाइज, s इंटू dx, s इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, s इंटू dx का क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो प्लस में आ जाएगी ये s इंटू dx। अब देखो यूडीएल का इफेक्ट देखो क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉक देगा? ऑब्वियसली एंटी क्लॉक देगा। यूडीएल के कारण मूवमेंट लिखने का तरीका बताया था, यूडीएल जिस भी स्पैन पे लग रहा हो, जैसे यहाँ पे यूडीएल लग रही है, डीएक्स लेंथ में लग रही है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा डब्ल्यू डीएक्स का, और लग कहाँ पे रही होगी? एकदम ये डीएक्स के सेंटर पे, मतलब dx/2 पे। तो मूवमेंट कितना, एंटी क्लॉक ऐसा दे देगा, तो माइनस डब्ल्यू डीएक्स, ये तो हो गया तुम्हारा फोर्स, इंटू मूवमेंट dx/2, ये हो गया मूवमेंट ड्यू टू दैट यूडीएल जो एलिमेंट पे लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जो फोर्स है कौन सा है, s प्लस dx, इसके कारण भी आपको मिलता कैसा, एक मिनट, ऐसा लग रहा है, तो अब इसके कारण कुछ फोर्स, ये मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। क्यों? जिस सेक्शन पे लिख रहे हो वो वहीं से पास कर रहा है, कोई डिस्टेंस है ही नहीं, है ना, तो ये इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, m प्लस डी एम। अब इसका इफेक्ट क्या है, एंटी क्लॉक है, तो इसको भी लिख देंगे हम माइनस में, माइनस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं m प्लस डी एम इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें मैं एक चीज अब कंसीडर करूंगा, लिखूंगा कि नेग्लेक्ट ऑल द सेकेंड ऑर्डर टर्म, नेग्लेक्ट ऑल सेकेंड ऑर्डर टर्म्स। जितने भी सेकेंड ऑर्डर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाए। तो कौन सा है सेकेंड ऑर्डर टर्म, w इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इंटू डी एक्स स्क्वायर, नेग्लेक्ट, खत्म कर दो इसको, पहले इसको बना दो 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, m इधर है, m प्लस एक्स एस इंटू डी एक्स, या माइनस है, ब्रैकेट खोलो, माइनस m माइनस डी एम इक्वल टू 0, मतलब m प्लस एस डी एक्स माइनस m माइनस डी एम इक्वल टू 0। ये m खत्म,
कट्टम कुट्टी, बचा क्या एस डी एक्स माइनस डी एम इक्वल टू 0, एस डी एक्स इक्वल टू डी एम, तो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू एस। कल जब मैं पैराबोला ये बनवाया था सिंपली सपोर्टेड बीम का, उसमें इस इक्वेशन को यूज करके स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, याद करो। इसी इक्वेशन को यूज किया था स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाने में। मैंने बोला था डेरिवेशन करवाऊंगा, करवा दिया। इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला जो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट। सीधा स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो, और गेट वगैरह में तो न्यूमेरिकल भी आते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, आपको एसएफडी या बीएमडी दे देगा और बोलेगा लोडिंग डायग्राम वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल एसएफडी बीएमडी होगी, वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप की थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन वो लोग बना के देंगे। मतलब इस इक्वेशन को यूज करवाएंगे और बोलेंगे कि आप यहाँ पर शियर फोर्स का वैल्यू बताओ या फिर यहाँ वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बताओ, तो वहां पे ये इक्वेशन बहुत काम का आता है। करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सारा करवाऊंगा, नॉट टू वरी। तो ये आगे आपका इक्वेशन, क्या मतलब इसका, स्लोप ऑफ bending moment diagram at any section is equal to shear force at that section। अगर किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप देखना है तो उस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना है देखो। अगर शियर फोर्स का वैल्यू किसी सेक्शन पे 0 आ रहा है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में अप्लाई करिए, सेंटर पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप भी यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है। दिस इज योर थीटा इक्वल टू 0। बीएमडी में कोई स्लोप नहीं है। सपोर्ट कंडीशंस पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो। शियर फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी सपोर्ट्स के आसपास आपको स्लोप मिल रहा है, यहाँ पे थीटा मिल रहा है। देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी आपको थीटा मिला, थीटा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी आपका थीटा नॉट इक्वल टू 0। ये चीज कल भी मैंने अप्लाई करके दिखाया, अभी भी इस इक्वेशन को यूज करके अप्लाई करके आपको दिखा दिया। देखिए चीजों को आराम से देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। सो दिस इज दी योर कंप्लीट डेरिवेशन एंड दिस टू इक्वेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिए। चिड़ैया बन के उड़ गईले, लिख लिया होगा लग रहा, मिटा देता हूं। सैया जी हमारा जो भी एग्जाम देना है बाबू सब निकलवाऊंगा, हम लोग खुद निकाले हुए हैं भाई। साइट पे दिन भर घिसते रहता हूँ, तब जाके आके पढ़ाता हूँ। समझ गया चीजों को, सब निकलेगा, सबका नंबर एक दिन आएगा। पेशेंस रखो, मेहनत करो सही तरीके से। चलो यार, एक गजब का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, है ना। एसएफडी बीएमडी देखिए, सोम में चीजें ऐसी है ना बाबू, भले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही आंसर करना है। लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं चलेगा, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चीजें आनी चाहिए तब जाके वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं, है ना। अभी फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर फॉलोइंग लोडिंग डायग्राम।
फॉलोइंग लोडिंग डायाग्राम। लोडिंग डायग्राम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी, सपोर्ट ए रोलर, सपोर्ट बी, सपोर्ट ए हिंज, सपोर्ट बी रोलर। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी सपोर्ट। ट्रायंगुलर लोडिंग है, इस तरह का लोडिंग है, ट्रायंगुलर लोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये जो लोडिंग है इसको बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। या फिर ट्रायंगुलर लोडिंग। एक चीज आप और लिख सकते हो, जो यूडीएल था, ऐसा हमने दिखाया था यूडीएल, इसको बोला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको लाइन लोडिंग भी कहा जाता है। एक लाइन में है ना, लाइन लोडिंग। ठीक है, इसको हम लाइन लोडिंग भी कहते हैं। इसको भी कहीं लिखना हो तो साइड में नोट बना के लिख लो कॉपी पे, कि जो यूडीएल होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हम लाइन लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, मिटाता हूं। अब देखिए चीजें क्या हैं। ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है इस पे ध्यान दो। सपोर्ट ए पे जो मैग्नीट्यूड है इसका वो है 0, यहीं से शुरू हुआ। सपोर्ट बी पे पहुंचते पहुंचते जो इसकी इंटेंसिटी है वो हो गई है W किलो न्यूटन पर मीटर की। इस तरह से इसको दिखाया जाता है। सपोर्ट ए पे 0 है उसका मैग्नीट्यूड, सपोर्ट बी पे W किलो न्यूटन पर मीटर का मैग्नीट्यूड है। इस तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को शो किया जाता है। इसको बोलते हैं हम यूवीएल या फिर ट्रायंगुलर लोडिंग। ये है सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस केस में अपने को बतानी है एसएफडी और बीएमडी। तो पहला सपोर्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके। नो डाउट दिस मेंबर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। 3 सपोर्ट रिएक्शन है, कौन कौन से? पॉइंट ए पे आर ए वर्टिकली अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल एच ए। रोलर एंड पे एक सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड आर बी। तो 3 सपोर्ट रिएक्शन है और हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी हैं। तो वहां से हम तीनों अननोन को, तीनों सपोर्ट रिएक्शन जो अननोन है, जिनका वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, निकाल सकते हैं। इसलिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अप्लाई दी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। पहला समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स वाई जेड बार बार नहीं बना रहा हूं, लेकिन समझ रहे हो ना। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, वाई मतलब वर्टिकल वाला, जेड मतलब विड्थ को कट करता हुआ। ठीक है, along the width। तो आप कन्वेंशनल क्वेश्चन जब भी बनाने जाओ तो वहां पे वो चीज को रिप्रेजेंट कर देना, इम्पैक्ट अच्छा होता है। लेकिन अब माइंड में लेके चलो। ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब यहां से हमको क्या पता चल जाएगा? एच ए इक्वल टू 0। दूसरा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ऑन द कंप्लीट मेंबर। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगता है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे लगता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, पूरे के पूरे मेंबर पे लगता है। तो पूरे स्ट्रक्चर पे वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है। तो आर ए प्लस आर बी क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, मतलब आर ए नीचे से ऊपर, आर बी नीचे से ऊपर, तो आर ए प्लस आर बी को एक साइड में रखा। ऊपर से कितना लोडिंग है? ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो इसके कारण टोटल लोड क्या है इसको कैलकुलेट करना सीखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझिए।
इसको आप नोट में समझो, नोट। ये ट्रायंगुलर लोडिंग, इसको नोट में अलग से कॉपी पे अभी लिखते चलना है समझ के। ये ट्रायंगुलर लोडिंग, ठीक है, लोडिंग है ऐसा। एल लेंथ पे लग रही है ट्रायंगुलर लोडिंग मान लीजिए। यहां पे मैग्नीट्यूड है 0, यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है W किलो न्यूटन पर मीटर। इसके कारण जो टोटल लोड होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू टोटल लोड। पहली बात, अब ये टोटल लोड किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में, ठीक है, हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, कंसंट्रेटेड। ये इस तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इसको हमने, इसका एरिया जब लेंगे तो एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, एक टोटल लोड मिलेगा, जिसको आप ऐसे कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कहां पर एक्ट कर रही होगी, ये एल लेंथ पे कहां पर एक्ट कर रही होगी, सीजी ऑफ दिस ट्रायंगल। टोटल लोड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्टिंग एट CG of loading diagram, CG of loading diagram क्लियर है। दो बातें अब कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पहला, टोटल लोड, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइड में यहां पे और एक चीज ट्रायंगल के बारे में बताता हूं। ये मान लो, एक मिनट, ये ट्रायंगल हो गया, तो ये इसका बेस है, ये हाइट है, हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड बेस ऑफ ट्रायंगल। तो इसका एरिया अगर हमको लिखना है ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू एच, एरिया हो गया। इस केस में देखो, बेस क्या है L, हाइट क्या है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो एरिया दैट इज टोटल लोड कितना होगा, हाफ इंटू बेस L इंटू हाइट W, ठीक है। अब यूनिट चेक कर लो, L का यूनिट कितना, मीटर में, W का यूनिट किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर में था। तो ये मीटर मीटर इधर कैंसल, तो बचेगा क्या, यूनिट किलो न्यूटन में। तो क्या ये टोटल लोड ही तो निकला, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या निकला 1/2 W इंटू L। तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर लोडिंग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। अब वो एक्ट कहां पे कर रहा है, वो इट इज एक्टिंग एट CG ऑफ दिस लोडिंग डायग्राम, मतलब इस ट्रायंगल के CG पर। तो ये ट्रायंगल का CG क्या होता है, देखो यहाँ पे ऊपर, इसको भी अलग से नोट बना के लिख लेना, छोटा सा फॉर्मूला, बहुत काम का है, पूरा सिविल इंजीनियरिंग में काम का है, भूलना नहीं कभी। ये जो है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है एपेक्स, एपेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो ट्रायंगल का एपेक्स है, चोटी। तो ट्रायंगल का CG जो हम लिखेंगे, बेस जो है, बेस यहाँ पे कहीं पे CG होगा ट्रायंगल का, बहुत काम का चीज है, यहाँ पे कहीं पे CG होगा ट्रायंगल का। तो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है, यहां से h/3 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बेस, और एपेक्स से 2h/3। देखो, अगर h से माइनस h/3 कर दोगे तो क्या बचेगा, 2h/3, ठीक है। तो एपेक्स से 2h/3, यहां से 2h/3 पे, ये होती है CG ऑफ ट्रायंगल और उसकी डायमेंशन। समझ में आया, CG का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, मतलब वो स्पेलिंग। C.G जो भी है यार, दिख रहा होगा CG। तो h/3 और 2h/3, समझ गए। तो टोटल लोड, इस ट्रायंगुलर लोडिंग के कारण हमने एरिया बताया। अब ये लग कहां पे रहा है, तो आप बताओगे
सर आपने बोला सीजी पे ऑफ दिस लोडिंग डायग्राम, तो ये एल लेंथ का मेंबर था जिस पर ये ट्रायंगुलर लोडिंग लग रहा है, इसके सीजी पर एक्ट करेगा, मतलब यहां पर कहीं पर एक्ट कर रही होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 1/2 L इंटू डब्ल्यू। अब ये बेस है, ये वाला बेस है ना ट्रायंगल का, देखो यही तो बेस है, दिस इज योर हाइट, ये L क्या है, हाइट, ये हाइट है, तो बेस से h/3 मतलब L/3 पे, तो इस साइड से इस वाले डायग्राम के लिए लिख रहा हूं, यहां से L/3 पे 2L/3, इस तरह से ये एक्ट कर रही होगी। क्लियर है? ठीक है। अब अभी रुकिए, ये जो हमने फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखा, समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0 RA प्लस RB इक्वल टू टोटल लोडिंग, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू बेस L इंटू एच डब्ल्यू, इतना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करने से कुछ नहीं मिल रहा है हम अपने को, अभी सॉल्व करेंगे तो इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 लिखता हूं। तीसरा इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0। तो लिखिए जितने भी ट्रांसवर्स फोर्सेस है सबके कारण मोमेंट लिखिए, आर ए इंटू एल, ये बीम का लेंथ है एल, तो आर ए इंटू एल, पहला आर ए इंटू एल माइनस, देखो इसके कारण अगर क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक हमको करना होता है, तो आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज है पॉइंट बी के अबाउट, है ना, आर ए इंटू एल, तो ये ऐसा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये लोडिंग, ये जो यूवीएल है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसके कारण एंटी क्लॉक होगा, तो इक्वल टू एंटी क्लॉक लिखते हैं, तो हम एक ही साइड लिख रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या होगी मोमेंट लिखने का, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखते हैं, तो फोर्स कितना है 1/2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू, ये तो हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। डिस्टेंस कितना, देखो अभी तो बताया मैंने, हम यहां पे अपना पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए था, तो ये आपने फोर्स लिखा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मूवमेंट आपको मिल रही है, तो डिस्टेंस है L/3, तो इंटू L/3 मस्ट बी इक्वल टू 0, और कुछ है और कोई फोर्स नहीं है, तो वो आप लिखेंगे मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, तो आर ए इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये WL²/6 हो गया, WL²/6, 2 3 6, ठीक है। तो आर ए का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे L² इधर L है तो LL कट जाएगा, तो WL/6 ये मिला आपको सपोर्ट रिएक्शन आर ए इक्वल टू मिला WL/6। तो आर ए अगर WL/6 मिला तो आर बी कितना मिलेगा, यहां से बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, तो आर बी इक्वल टू WL/2 माइनस WL/6, तो आर बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सॉल्व करिए बताइए। तो आर बी का जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा WL/3, ठीक है। तो आर ए मिल गया आपको WL/6, आर बी मिल गया WL/3। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, एक चीज मेरे को ये बताओ, ये जो दो वैल्यू हमने लिखा कौन सा, एक मैंने लिखा WL/6 का लिखा आर ए का वैल्यू, एक हमने लिखा WL/3 आर बी का वैल्यू, दोनों में से बड़ा कौन है, WL/6 बड़ा है या WL/3 बड़ा है, ऑब्वियसली WL/3 बड़ा है, क्योंकि WL दोनों में कांस्टेंट, वो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट, अब डिवाइड करोगे जितना बड़ा नंबर से तो वो वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा, तो आर ए का वैल्यू छोटा है एज कंपेयर टू आर बी। ऐसा क्यों, सपोर्ट रिएक्शन बराबर नहीं है, ऐसा क्यों, जहां पर लोडिंग इंटेंसिटी जिस सपोर्ट के आसपास ज्यादा है
वहां पे सपोर्ट रिएक्शन भी ज्यादा है। देखो सपोर्ट बी के आसपास लोडिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए इस सपोर्ट को ज्यादा रिएक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन सपोर्ट ए के आसपास लोडिंग का मैग्नीट्यूड कम दिख रहा है, इसलिए उस सपोर्ट को कम रिएक्शन प्रोवाइड करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो इसलिए जब भी ट्रायंगुलर लोडिंग का प्रॉब्लम होगा, सपोर्ट रिएक्शन कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। वो सपोर्ट जिसके आसपास लोडिंग ज्यादा है वहां पे सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। वो सपोर्ट जिसके आसपास लोडिंग कम है वहां पे सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू कम मिलेगा। लॉजिक क्लियर? सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू निकाल के आपको मैंने दिखा दिया। छापिए पूरा का पूरा। तो आपने अभी सपोर्ट रिएक्शन को निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या? इसका शियर फोर्स। ठीक है, हम लिखेंगे इक्वेशंस फॉर शियर फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन कट करूंगा सबसे पहले। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए सेक्शन एक्स एक्स। ये लिया मैंने एक्स एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए। ध्यान देना, इस केस में क्या होता है ना, देखो जब भी यूवीएल का केस हो तो आप हमेशा ना जो सेक्शन कट करो सोचना कि ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन यहाँ पे आ रही है, एक कंप्लीट ट्रायंगुलर पोर्शन ये आपको मिलेगा, तब इक्वेशन लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, नहीं तो फिर हमको ट्रेपेजोइडल का कैलकुलेशन करना होगा। हम तो वो भी निकाल लेंगे। कैसे? ट्रेपेजोइडल का एरिया हो जाएगा टोटल लोड जो कि पॉइंट लोड और इस ट्रेपेजोइडल के सीजी पर लग रही होगी, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में उतना टाइम होता नहीं है। समझ रहे हैं चीजों को? इसलिए जब आप एक्स एक्स सेक्शन यूवीएल के केस में ले तो हमेशा सोचिएगा ये ट्रायंगुलर लोडिंग जो है ना, ये वाला पोर्शन आपको मिले, ताकि ट्रायंगुलर कैलकुलेशन ही करना पड़े। समझ में आ रहा है? ट्रेपेजोइडल पे हमको जाने की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े। ओके, तो ये एक्स एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए मैंने कंसिडर कर लिया। हमको लिखना अब इस एक्स सेक्शन के लिए शियर फोर्स एक ही सेक्शन पे लिखेंगे, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेक्शन है। लेट मी चेक ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए सेक्शन को कट करके बाहर निकालता हूं। ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, यहां पे आपका सपोर्ट रिएक्शन है आर ए। दिस एक्स एक्स सेक्शन इज एट डिस्टेंस एक्स, और इस तरह से ये लोडिंग लग रही है। तो सेकेंड, शियर फोर्सेस, शियर फोर्स इन ए बी एस एफ एक्स एक्स फ्रॉम ए। एक्स का वैल्यू कहां से लिया? ए से। ठीक है, तो एस एफ एक्स इक्वल टू क्या? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। ठीक है, लेकिन एक चीज है अगर आपने नोटिस नहीं किया है, ये जो एक्स एक्स सेक्शन हमने कट किया ये तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो यहां पे लोड का इंटेंसिटी क्या होगा इस एक्स एक्स सेक्शन पे, ये कैसे निकालेंगे? ये हमको पता लगानी होगी। तो इसको पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल प्लस वो एक बड़ा सा ट्रायंगल, कंपेयर करिए। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो लोडिंग की मैग्नीट्यूड है वो हमको मालूम नहीं, तो वो मैग्नीट्यूड को मैं क्या ले लेता हूँ? ए। कुछ मैग्नीट्यूड है उसको मैंने ए कंसिडर कर लिया, तो मैं लिखूंगा ए बटा एक्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डब्लू। वो जो डब्लू यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल में W बटा L, तो A इक्वल टू कितना निकल जाएगा? WX बाई L। बाई यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, बाई यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। समझ गए? तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे जो लोड की इंटेंसिटी है इस यूवीएल में, ये आपने पता लगा दिया, और उसकी वैल्यू कितनी है? WX बाई L।
सिमिलर ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, कंपैरिजन किया, लिखा। अब लिखते हैं शियर फोर्सेस के इक्वेशन को। तो एस एफ एक्स इक्वल टू, देखो एक सबसे पहले आर ए का इफेक्ट किया, प्लस आर ए, क्यों, ये लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो राइट फेस पे डाउनवर्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लस आर ए। यूडीएल, ये जो यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसके कारण तो डाउनवर्ड ही होगा टोटल लोड, लेफ्ट फेस पे आप देखोगे डाउनवर्ड ही होगा, मतलब नेगेटिव होगी। तो टोटल लोड कितना, एरिया ऑफ दिस यूनिफॉर्मली वेरिंग पोर्शन, इसका एरिया, तो माइनस इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उसका एरिया कितना है, हाफ इंटू लेंथ, जो लेंथ है इंटू हाइट, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो 1/2, देखो लिख रहा हूं 1/2, लेंथ कितना x इंटू एक्स, हाइट कितना WX/L, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस आर ए का वैल्यू पुट कर दो सीधा, WL/6, आर ए निकाल ही लिया था, WL/6 माइनस WX²/2L, शियर फोर्स का जो इक्वेशन आया, x के रेस्पेक्ट में पावर कितना 2, मतलब जो वेरिएशन होगा SFD का इस केस में पैराबोलिक, दैट इज 2 डिग्री कर्व आपको बनेगी, यहां पे बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी देखेंगे, बहुत लॉजिक यूज करेंगे। उससे पहले आप इस वाले पोर्शन को नोट बना के लिख लो, इसको कहीं पर साइड में, इतने पोर्शन को नोट बना के लिख लो, उसको मिटा देंगे, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए कि ये जो एक्स सेक्शन पे यूवीएल में ये इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है, साइड में कहीं लिख लो, इसी डायग्राम के बगल में कहीं लिख लो, उसको लिख लीजिए। ठीक है, मिटाता हूं सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्सेप्ट यूज करके, है ना। खुली है दिल की किताब, चलिए। तो ये शियर फोर्स का वेरिएशन आपने देखा कि ये है आपका पैराबोलिक वेरिएशन, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो शियर फोर्स एट ए माने x = 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x = 0, तो क्या मिल जाएगा, ये टर्म कंप्लीटली सेकंड वाला 0 हो जाएगा, WL/6 प्लस WL/6, ये मिला शियर फोर्स एट ए। शियर फोर्स एट बी, x = L माने WL/6 माइनस WL² × L। ठीक है, तो क्या मिलेगा, WL/6 माइनस WL/2 मीन्स माइनस WL/3। जो सपोर्ट रिएक्शन है बी पर, वही शियर फोर्स निकल के आएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, माइनस WL/3। तो आप नोटिस करने वाली बात यह है कि इस मेंबर में शियर फोर्स का वैल्यू सपोर्ट ए पे है पॉजिटिव, सपोर्ट बी पे आ गया शियर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव में, मतलब कहीं ना कहीं 0 हो रहा है शियर फोर्स। तो कहां पे हो रहा है 0, तो शियर फोर्स x = 0 पुट करिए, to check the location where shear force in this member becomes 0. तो WL/6 इक्वल टू WX²/2L आ जाएगा। ठीक है, यही आपको इक्वेशन बन जाएगी, यही इक्वेशन थी। WL/6 इक्वल टू, इसको 0 पुट करेंगे तो WX²/2L। ठीक है, तो यहां से देखिए ये W खत्म, कौन सा, ये W खत्म, ये W खत्म, तो L² मतलब 2L², ये 2L को ऊपर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L²/6 इक्वल टू X² बचेगा, मतलब X² इक्वल टू
L स्क्वायर बाई 6, मतलब implies that x इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर बाई, अच्छा 6 नहीं, ये 2 1/3 आ जाएगी ना, ये नीचे 3 आ जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा 3, L स्क्वायर अपॉन 3, तो implies that x इक्वल टू L अपॉन L स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगी L डिवाइडेड बाई रूट 3 का रूट 3 लिख दीजिए सिंपली। तो फ्रॉम सपोर्ट A, कहां से, सपोर्ट A से, इसका क्या मतलब हुआ, सपोर्ट A से x इक्वल टू L बाई रूट 3 पर शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी 0। तो ये L बाई रूट 3, क्या ये L बाई 2 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन L बाई 2, मतलब शियर फोर्स का वैल्यू 0 कहां पे होगा, इस बीम का आधा से भी ज्यादा पर, इस बीम का आधा लेंथ से ज्यादा पर होगा शियर फोर्स का वैल्यू 0। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है। तो ये हो गया शियर फोर्स का इक्वेशन, उसका वेरिएशन पैराबोलिक 2 डिग्री कर्व बनना है, कहां पे 0 है, L बाई रूट 3 पे, वो भी पता लगा लिया अपन ने, और शियर फोर्स एट A, शियर फोर्स एट B पता लगा लिया, नोट डाउन करिए। कि आजा तेरी याद आई, शियर फोर्स लिख लिया। अब लिखेंगे अपन बेंडिंग मोमेंट, थर्ड, तीसरा बेंडिंग मोमेंट। तो BMX बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन, BMX इक्वल टू क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते वक्त मैंने बार बार बोला आपको, ट्रांसवर्स फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होता है बेंडिंग मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस एट दैट एक्स एक्स सेक्शन। सैगिंग हॉगिंग देखते हुए लिखना है। आर ए का इफेक्ट देखो, एक्स एक्स सेक्शन को फिक्स करिए, ये एक्स एक्स सेक्शन के बाद फिक्स कर दिया, आर ए के कारण बेंडिंग कैसा, ऐसा ऊपर, टॉप फाइबर कंप्रेशन में, बॉटम टेंशन में, सैगिंग, तो प्लस आर ए एक्स, प्लस आर ए एक्स होगा। आर ए का इफेक्ट यही है ना, ठीक है। अब ये यूवीएल जो है, इसके कारण हॉगिंग इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। ये यूवीएल के कारण बेंडिंग कैसे हो रही है, ये एक्स एक्स सेक्शन और ऐसे पूरा जो ट्रायंगुलर लोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, इसके कारण मेंबर का बेंडिंग क्या होगा, एक्स एक्स सेक्शन के वक्त ऐसा, टॉप फाइबर आपका जा रहा है टेंशन में, बॉटम कंप्रेशन में, मतलब नेगेटिव हॉगिंग इफेक्ट, ठीक है। सैगिंग हॉगिंग कैसे चेक करते हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण हम चेक करते हैं, तो आपने ये समझ लिया है कैसे सैगिंग हॉगिंग चेक करते हैं। आप कंफ्यूजन पूरे सारे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। तो इसके कारण हॉगिंग इफेक्ट होगा, तो माइनस में लिखेंगे हम, तो माइनस, यहां जगह नहीं होगा तो नीचे लिखता हूं माइनस। मोमेंट कितना, फोर्स इंटू लीवर आर्म या फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम लीवर आर्म भी बोलते हैं, आरसीसी में बताएंगे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना, फोर्स इक्वल टू एरिया ऑफ दिस टोटल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 1/2 इंटू एक्स इंटू लोड इंटेंसिटी हाइट WX/L, ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। अब लीवर आर्म, हमको यहां पे मोमेंट लिखना है इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, तो ये है आपका बेस, दिस इज योर बेस। तो ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया, हाफ इंटू एक्स इंटू WX/L, ये लग रहा है इस ट्रायंगल के CG पर, इसके CG पर, लेट्स सपोज वो लग रहा है यहां पर, ये जो टोटल है, ठीक है, ये लग रहा है यहां पर। इसका नाम हमने कुछ दिया था A, याद करिए। अच्छा A तो इसका नाम दिया था, इस छोड़ो, ये समझ गए हो ना, ये टोटल लोड है, इस पे लिख ही देता हूं यहाँ पे, ये 1/2 इंटू एक्स इंटू WX/L, तो ये टोटल लोडिंग, टोटल लोड, ठीक है, ड्यू टू UVL,
UVL लिख ही दिया हमने। तो ये इस ट्रायंगुलर पोर्शन के CG पर एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना, इस x सेक्शन से इसका डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा बेस से CG ट्रायंगल का, कितना x/3। तो ये फोर्स लिखा आपने इनटू डिस्टेंस x/3 होगा। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन एट दिस x सेक्शन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, RA का वैल्यू पुट कर दो, WL/6 x माइनस ये क्या x 3 बार है, x x x तो x क्यूब हो जाएगा, नीचे 2 × 3 है 6 हो जाएगा, तो W x³/6L। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BMX, है ना, WL/6 × x माइनस WX³/6L। x के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री, मतलब क्यूबिक वेरिएशन। माने कि 3 डिग्री कर्व बनेगा। ओके, तो ये इक्वेशन कैसा आ गया, ये आ गया आपका क्यूबिक वेरिएशन। ठीक है, ये हम अभी बनाएंगे क्यूबिक वेरिएशन, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। तो वैल्यूज जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी दोनों हिंज सपोर्ट है, मतलब सिंपल सपोर्ट है, मोमेंट रिएक्शन वहां पे होगा नहीं। तो फिर भी आप जब वैल्यू निकालने जाओगे, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट, यार एक मिनट, बेंडिंग मोमेंट एट ए माने कि x = 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए WL/6 × 0 माइनस W × 0³/6L, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट ए x = 0 = 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी मतलब x = L पुट करेंगे। तो जब आप x = L पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो देखिए WL/6 × L मतलब WL²/6 माइनस यहाँ पे देखो नीचे से एक L खत्म, ऊपर से एक L खत्म, तो WL²/6, तो WL²/6 माइनस WL²/6 = 0। तो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है 0, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे स्पैन में बेंडिंग मोमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब यही समझोगे, बट नहीं बावले, जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का केस किए थे सब्जेक्टेड टू UDL, वहां पर भी इसी तरह का कंडीशन बन रहा था, लेकिन हमने क्या किया था, टू फाइंड आउट द लोकेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कहीं ना कहीं आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, ये फाइंड आउट हमने करने के लिए क्या किया था, जो mx का इक्वेशन आया था उसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। What we have done, we have differentiated. So for location of maximum bending moment, for location of BM max, क्या करना है हमको, dmx अपॉन dx इक्वल टू 0 कर देंगे। तो mx का इक्वेशन क्या आया है, WL/6x माइनस WX³/6L। तो लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ WLx/6 अपॉन dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ WX³/6L अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो है इस इक्वेशन का मतलब, dm/dx = 0 का मतलब यही है। mx का इक्वेशन हमने पुट कर दिया बस, है ना, डेरिवेटिव ऑफ mx, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो निकालिए इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेरिवेटिव लीजिए पहला टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, WL/6 इतना ही आएगा, क्योंकि बचा x तो dx/dx कट जाएगा, माइनस दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, W/6L कांस्टेंट है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x³ अपॉन dx,
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 0, यही। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो WL/6 माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, WX स्क्वायर अपॉन 3L, नहीं 2L, ये 2 बार में कटेगा ना, तो 2L इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो WL/6 मस्ट बी इक्वल टू WX स्क्वायर अपॉन 2L, दोनों बगल से W भी काट दो, इधर से W खत्म और इधर से W खत्म, दोनों बगल से W भी कट जाएगा। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करो, L स्क्वायर 2L स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू X स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो X का वैल्यू इक्वल टू मिलेगा L अपॉन √3। समझिए, फॉर लोकेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमने dmx अपॉन dx इक्वल टू 0 सॉल्व किया फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो हमको वैल्यू मिला x इक्वल टू L/√3। ये वैल्यू पहले भी मिल चुका है। किस केस में मिल चुका है पहले, ये वैल्यू पहले मिल चुका था जब हमने मेंबर पे शियर फोर्स, इस स्ट्रक्चर पे शियर फोर्स कहाँ पे 0 होगा ये जब हमने पता लगा रहे थे, तो उस वक्त भी हमको यही वैल्यू मिला था, एट x इक्वल टू L/√3 शियर फोर्स होगा 0, सेम वैल्यू हमको मिला था। मतलब जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है वहां वही उसी सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब एक लॉजिक क्लियर स्टेटमेंट, एट सेक्शन वेयर शियर फोर्स बिकम्स 0 वी हैव देयर मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम कोई ना कोई एक बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा, या फिर सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम। समझ में आ रहा है? तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, वो लिखवाएंगे। एट दिस सेक्शन वेयर शियर फोर्स बिकम 0 वहां पर हमको बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम मिलता है या फिर मिनिमम मिलता है। समझ गए? तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। मतलब x इक्वल टू L/√3 पर हमको बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। मतलब इस वाले इक्वेशन में ये जो mx का इक्वेशन हमने लिखा था bmx इक्वल टू प्लस RAX, इतना सॉरी प्लस R, ये जो इक्वेशन हमारे आई है बेंडिंग मोमेंट की x सेक्शन पे, इसमें x की जगह पे L/√3 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, बोर्ड कवर हो गया है। इतना लिखने के बाद फिर वो वैल्यू हम कैलकुलेट करवाते हैं। क्या मिल रहा है अपने को? लेट्स सपोज वो जो x इक्वल टू L/√3, L/√3 वाला जो सेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसको मैं C कहता हूं, इसको मैं कह दिया C, ठीक है, पॉइंट C मान लेते हैं उसको। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C दैट इज x इक्वल टू L/√3, इस इक्वेशन में पुट करेंगे WL/6 इंटू L/√3 माइनस W/6L इंटू एक मिनट, L/√3 का क्यूब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको WL² अपॉन 9√3। चेक करिए एक बार, यही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये L² है, नीचे उधर L³ जाएगा तो इधर से इधर L कट जाएगा, 9√3 WL² अपॉन 9√3। ये वैल्यू इस केस के लिए हमेशा यही स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा, WL² अपॉन 9√3 बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो याद भी कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। यही सब वैल्यू याद करते हो, निकाल भी पाओगे आराम से, या फिर आप सीधा याद कर लीजिए यूवीएल के केस में, ठीक है। और कहां पे बन रही है? x इक्वल टू L/3 पे बन रही है। समझ गए बात को? और वेरिएशन कैसा है? क्यूबिक वेरिएशन है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं ये सब चीजों को इरेज करता हूं। अब हम डायग्राम्स बनाएंगे। यहां पर फिर लॉजिक्स है डायग्राम्स में,
एक्चुअली क्या है ना, अपना जो बोर्ड है वो थोड़ा सा मतलब मेरे पास उतना स्पेस नहीं है बाबू, नहीं तो धमाल मचा देते यार। स्टूडियो जैसा दूसरा सब अकल नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी स्टूडियो, ये क्या कलयुग है। चलो देखो, ऐसा पहले बनाएंगे एसएफडी, ठीक है। फिर यहाँ पे बीएमडी के लिए भी मैंने छोड़ दिया, इसको भी मिटा देता हूं, लिख लिए होंगे। चलो एक चीज बताओ, जो शियर फोर्स डायग्राम था उसका वेरिएशन था, मैंने बोला पैराबोलिक वेरिएशन अपना आया था, मतलब कर्व बनेगा। एसएफडी यहाँ पे कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन अब नहीं बनेगी। एसएफडी आपका बनेगा कर्व टाइप का, लेकिन हमको पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला बनाने के लिए अब हम कैसे बनाएंगे? तो पहला इक्वेशन जो अभी डेरिवेशन करवाया था थोड़ा देर पहले, ds अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू लोडिंग रेट माइनस w, ये इक्वेशन का डेरिवेशन करवाया था। मतलब स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लोडिंग रेट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ऐसा। तो एसएफडी का स्लोप चेक करते हुए हम बना लेंगे। पर ये बताओ, ठीक है, कि जो हम जो पैराबोला शुरू करेंगे पॉइंट ए से, पॉइंट ए पे जो शियर फोर्स का वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, जीरो तो है नहीं, है ना। तो जीरो है नहीं, तो हमारे पास दो तरह का पैराबोला था। एक मैंने बताया था ऐसा, देखो, एक मैंने बताया था इस तरह का पैराबोला हम बना सकते हैं, ऐसा ओरिजिन से ऐसा शुरू हो रहा है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि इस तरह का बन रहा है, ऐसा, ठीक है। अब इस केस में देखो, यहां पर, कहां पर, पॉइंट ए पर स्लोप आपका जीरो होना चाहिए, स्लोप आपका जीरो होना चाहिए। क्यों? लोडिंग रेट पॉइंट ए पे कुछ भी नहीं है। लोडिंग रेट देखोगे, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कुछ है पॉइंट ए पर? नहीं। तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप होना चाहिए जीरो। कहां पे? पॉइंट ए पर। लेकिन यहां पर पॉइंट बी पे लोडिंग रेट है, बिल्कुल है, तो एसएफडी का स्लोप नहीं होगा जीरो। समझ में आ रहा है? तो किस तरह का कर्व बनेगा यहाँ पर? तो देखिए, और एक चीज, शियर फोर्स का वैल्यू जीरो भी हो रहा है कहीं कहीं पर, और वो जीरो कहां पर हो रहा है? एट x इक्वल टू L/√3। तो मान लीजिए यही जो है ना, x जो कट किया हूं, इसी को मान लो C सेक्शन है, ये C सेक्शन है, दैट इज x इक्वल टू L/√3, यही है ना। अब देखिए डायग्राम, एट ए ऐसा स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम जीरो होना चाहिए, तो ये ऐसा, और ये आपका सेक्शन सी है, यहां पर ऐसे आएगा ये पैराबोला, ऐसे एकदम, और ऐसे बन जाएगा। दिस इज योर पैराबोला। टू डिग्री, यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। क्यों? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट ए सेक्शन इक्वल टू लोडिंग रेट। तो एट ए अगर चेक करेंगे हम, तो ये आपका एसएफडी है, पहले तो ये बता दो, ये आपका एसएफडी है। जस्ट ए मिनट, अगर एट ए मैं चेक करूं तो ds/dx एट ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस WA, जो कि है जीरो। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए पैराबोला को मैंने एकदम हॉरिजॉन्टल शुरू किया। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इस जगह पे बना देता हूं, ऐसा पैराबोला को एकदम हॉरिजॉन्टल शुरू किया, ऐसे आया, इस तरह से आ गया आपका, ये पैराबोला बनेगा। स्लोप को देखते हुए बनाना है। उसी तरह से देखिए पॉइंट बी के ऊपर शियर फोर्स डायग्राम का ये भी पैराबोला है, ठीक है। आप इसको ऐसे बना लीजिए, अगर आपको थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है तो ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है, मतलब कर्व बना लो, कोई कर्व है ये, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से बना के डायग्राम में लिख दिए ना, पैराबोला सफिशिएंट है, ठीक है। एक मिनट, पहले ही अच्छा था यार,
अब लग रहा है कर्व जैसा, ठीक है। नहीं तो पहले बोलोगे स्ट्रेट लाइन लग रहा था सर, कोई बात नहीं, अब कर्व जैसा तो लग रहा है ना, तो ये पैराबोला आपका बनेगा। समझ गए चीजों को। यहाँ पे स्लोप देखेंगे एसएफडी में, स्लोप जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ स्लोप है। क्यों? वहां पे लोडिंग रेट है। तो मैं अगर लिखूं ds अपॉन dx एट b इक्वल टू माइनस wb विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए w किलो न्यूटन पर मीटर, इसलिए इस तरह का पैराबोला आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? और उस सेक्शन पे भी जहां पर शियर फोर्स का वैल्यू जीरो था, वहां पर भी स्लोप देखने को मिलेगा। क्यों? वहां पर भी लोडिंग रेट है। तो इस सेक्शन पे भी शियर फोर्स के डायग्राम में देखिए स्लोप है कुछ ना कुछ। स्लोप केवल एक ही जगह पे जीरो होगा, यहाँ पर। तो यहां से हॉराइजेंटल शुरू होगी आपका पैराबोला। तो इस तरह का जो पैराबोला हमने यूज किया था, ये वाला पैराबोला, तो ये हमने यूज किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से आपको स्लोप चेक करते हुए डायग्राम को बनानी है। और इस ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया मान लो, तो वहां पे थीटा इक्वल टू जीरो लिख देना क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे लिख दो थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? इधर भी लिख दो थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, सेंटर पे थीटा नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू लिख लो, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव में कितना WL/6 है, ये नेगेटिव में कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है WL/3 है। जो सपोर्ट रिएक्शन है वही इसका वैल्यू हो गया। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक का कर्व यूवीएल के केस में। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थोड़ा सा नीचे करता हूं लाइन को। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? क्यूबिक बनेगा। मतलब ये भी एक तरह का कर्व है। अब कर्व है मतलब अब इसका कुछ अलग शेप होगा, क्या होगा उससे मतलब नहीं है। कर्व मतलब कर्व, स्ट्रेट नहीं, कर्व। तो हमको डायग्राम बनानी है और उसमें लिख देनी है कि ये 3 डिग्री है, क्यूबिक है। पैराबोला जैसा ही बनेगा, लेकिन हमको लिख देना है कि ये 3 डिग्री है, क्यूबिक है। तो देखिए, तो ये आपका वो सेंटर वाला सेक्शन, मतलब x इक्वल टू L/3 वाला सेक्शन है ये। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो, जीरो से कर्व शुरू हुआ, जीरो से कर्व शुरू हुआ, यहां पे मैक्सिमम पहुंचा, फिर यहां से जीरो। समझ में आ रहा है? इसी तरह का कर्व बनेगा। और यहां पे आपका स्लोप होना चाहिए, BMD का स्लोप होना चाहिए थोड़ा फ्लैट। क्यों? हमारे पास और एक इक्वेशन है ना, dm अपॉन dx इक्वल टू शियर फोर्स। तो देखिए, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए इक्वल टू शियर फोर्स एट ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। शियर फोर्स एट सेक्शन ए मिल रहा है WL/6, जीरो नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा देखने को मिलेगा। थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली स्लोप ऑफ dm/dx बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट सी, मतलब वो लोकेशन पे जहां पे शियर फोर्स इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू शियर फोर्स एट सी, तो इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखिए फ्लैट हो गया, हॉराइजेंटल कर दिया। यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर यहां पे सिमिलरली शियर फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ है, इसलिए थीटा अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ बेंडिंग, तो यहाँ पे स्लोप मिल रही है, यहाँ पे फ्लैट कर दिया, हॉराइजेंटल कर दिया, ये फ्लैट कर दिया कर्व को। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो है। समझ में आ रहा है? और इसका ये वैल्यू कितना है? दिस इज योर BM मैक्स। दिस वैल्यू इज योर BM मैक्स विच इज इक्वल टू WL² अपॉन 9√3। ये वैल्यू है। और ये लेंथ कितना है? यहां से यहां तक का लेंथ है L/√3। देखिए, एक चीज और लिखिए यहाँ पे डायग्राम में BMD में कि ये 3 डिग्री कर्व है, पॉजिटिव है पूरे स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग, ये भी लिखिए। और एक ऐसे एरो करके और डिटेल डाल सकते हैं, लिखना है तो लिखिए क्यूबिक वेरिएशन।
जितना डिटेल डालोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका SFD BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और स्लोप वगैरह कैसे चेक करना है देखा। तो ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये दो इक्वेशन, ds/dx इक्वल टू लोडिंग रेट और dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स एट ए सेक्शन। तो जब भी शियर फोर्स डायग्राम का या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपको स्लोप चेक करना हो तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए चेक करिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्यूबिक होगा, पैराबोलिक होगा, कितना डिग्री का होगा, वो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्यूबिक का कोई अलग शेप नहीं होता है, पैराबोला का कुछ अलग शेप नहीं होता है, वो बस कर्व ही होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व होगी। बस हमको स्लोप को जो बाउंड्री कंडीशन है, ये सब बाउंड्री है, जैसे कि पॉइंट ए बाउंड्री है, सी बाउंड्री है, बी बाउंड्री है, उसको बोलूंगा। तो जो सब कंडीशंस है उन कंडीशंस को इन इक्वेशन से टैली करते हुए हमको स्लोप देते हुए कर्व बना लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया। और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप कर्व बनाने के बाद इस इक्वेशन को यूज करके, मान लो कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको इन सब चीजों का जरूरत है ही नहीं, कन्वेंशनल में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कर्व बनाने के बाद इस तरह से चीजों को मेंशन कर दीजिए, स्लोप वगैरह को मेंशन कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, थीटा इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से आप मेंशन करके यहाँ पे दिखा दीजिए। ओके, तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके आगे हम लोग और करेंगे। अब हम कैंटिलीवर वाले कंडीशंस को करेंगे। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड में 3 वेरिएशन आपको बता दिया। अब कैंटिलीवर वाले कंडीशंस को करेंगे, मतलब अभी और 4-5 कन्वेंशनल क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि जब तक हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, इस तरह से SFD BMD कन्वेंशनल टाइप से प्लॉट नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने में हैंड क्लियर नहीं होगा, हाथ फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो हम करेंगे। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ढंग से मन लगा के, देन सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने दोस्तों में जानकारी दीजिए, फ्रेंड में पहुंचाइए। तो हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत डेडिकेटेड क्लास, आप ये सब देख पा रहे होंगे। सो आइए, एनरोल करिए।